Hello everybody, welcome to the channel सरल सीखो. I hope you all are doing absolutely great and fine. So आज हम लोग यहाँ पे कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं और कोई भी क्लास स्पेसिफिक कंटेंट नहीं पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये सारी ही क्लासेस के लिए कंटेंट है, वेदर इट इज 7th, 8th, 9th एंड 10th. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस और स्पेसिफिकली थोड़ा सा यहाँ पे क्लास 9th के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे जो आपकी न्यू एनसीईआरटीज आई हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि जो आपके क्लास जो चैप्टर के पीछे बहुत सारा ग्रामेटिकल पोर्शन दिया हुआ है, वो ग्रामेटिकल पोर्शन बिल्कुल भी इग्नोर करने लायक नहीं है, वो बिल्कुल भी इग्नोरेबल नहीं है, क्योंकि उसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको चैप्टर के साथ साथ क्लियर होते चले जाएंगे. तो वो इसलिए ही डाले गए हैं कि आपको अलग से कोई ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत ना हो. अब उनमें से आपको ज़्यादातर एक टॉपिक देखने को मिलेगा, वो टॉपिक सबसे ज़्यादा पोएम्स में होता है हमारे, जिसे हम बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेस. तो आज हम उनके बारे में बिल्कुल डीपली जानने वाले हैं और इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. अगर आपने वीडियो देख लिया तो उसके बाद आपको हर पोएम के लिए अलग से फिर पोएटिक डिवाइसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना. आप एक बार ये देख लेंगे तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस. देखो, ये क्वेश्चन जो है या आगे की कुछ स्लाइड्स जो हैं ये आपको कहीं पूछी नहीं जाएंगी, पर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि पोएटिक डिवाइसेस होती क्या हैं, इनका यूज़ क्या होता है और ये कितने टाइप्स की होती हैं. तो हम पहले वो थोड़ा सा अपना बेसिक कवर कर लेते हैं. तो पोएटिक डिवाइसेस आर स्पेशल टेक्निक्स और टूल्स यूज्ड बाय पोएट्स टू मेक पोएम मोर ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग एंड एक्सप्रेसिव. तो देखो, पोएटिक डिवाइसेस कुछ भी नहीं है. डिवाइसेस यानी कि कोई भी ऐसा टूल जो हम यूज कर रहे हो. तो ये पोएटिक डिवाइसेस कहाँ पे यूज होती हैं, यानी पोएम में यूज होती हैं. यानी कि ये डिवाइस ऐसी डिवाइसेस हैं जो हमें जो हम पोएम्स में यूज करते हैं. और अलॉन्ग विद दैट जो पोएटिक डिवाइसेस हैं ये हमारे कुछ फ्रेजेस हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं या वर्ड्स हो सकते हैं. हमें उसमें एक सिमिलैरिटी देखनी होती है. कोई भी सेंटेंस है पोएम का या किसी का भी, तो हमें उसमें एक सिमिलैरिटी या फिर पैटर्न देखना होता है. अब उस पैटर्न के बेसिस पे हम जज कर पाते हैं कि यहाँ पे कोई पोएटिक डिवाइस अप्लाई हो भी रहा है या फिर और हो रहा है तो कौन से टाइप का पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस. तो हम यूज क्यों करते हैं ना, सबसे पहले तो ये जानो. देखो, सबसे ज्यादा यूज करते हैं पोएट्स ताकि उनकी जो पोएम है वो ब्यूटीफुल बने, मीनिंगफुल बने, इंटरेस्टिंग बने और एक्सप्रेसिव बने. ब्यूटीफुल का मतलब आप जानते हैं, मीनिंगफुल यानी कि हम उससे और ज़्यादा रिलेट कर पाएँ और उसका अच्छे से हमें मीनिंग समझ में आए. थर्ड इज इंटरेस्टिंग. तो जब हम पोएटिक डिवाइसेस यूज करते हैं, कुछ पोएटिक डिवाइसेस पोएम को फनी बनाते हैं, कुछ रिलेटेबल बनाते हैं, तो उससे पोएम पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होता है. एंड फोर्थ वन इज एक्सप्रेसिव. पोएटिक डिवाइसेस से जो पोम है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनती है. इससे आपको जब आप पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे तब पता चलेगा. दे हेल्प पोएट्स एक्सप्रेस फीलिंग, आइडियाज एंड इमेजिनेशन. ठीक है, देखो, ज़्यादातर आपको बहुत सारी ऐसी पोम होती हैं जो रियलिटी के कोई भी सब्जेक्ट पे बात नहीं करती, या जो सिनेरियो होता है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, पर वो इमेजिनेशन में एग्जिस्ट कर सकता है. तो कुछ पोम्स में हम ऐसे पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं कि जो हमारी इमेजिनेशन पावर है उस पोम को पढ़ते टाइम जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाए. अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे पोम में इमेजिनेशन होती है, कैसे पोएटिक डिवाइसेस से इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, पर जब अभी आप टाइप्स पढ़ेंगे ना पोएटिक डिवाइसेस के और जब आप उन्हें फाइंड आउट करने लगेंगे पोम्स में, तब आपको समझ में आएगा. दे ऑल्सो मेक पोम मोर एंजॉयबल एंड मेमोरेबल. ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस से पोम्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा भी आता है और वो याद भी रहती हैं बहुत ही लंबे समय तक. ये होती हैं हमारे पोएटिक डिवाइसेस के कुछ बेसिक डेफिनेशन. ये कहीं भी एग्जाम में नहीं आने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस में हम ज़्यादातर ये बोलते हैं कि इसमें कौन सा लग रहा है, पोएटिक डिवाइस कौन सा अप्लाई हो रहा है, या ये ऐसा. तो ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए. अच्छा, अब हम पोएटिक डिवाइसेस को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज साउंड डिवाइस, सेकंड इज फिगर ऑफ स्पीच डिवाइस, थर्ड इज मीनिंग एंड एक्सप्रेशन डिवाइसेस. ठीक है, तो फटाफट से ये 3 पढ़ते हैं. तो देखो, फर्स्ट है
फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी, फर्स्ट है साउंड डिवाइसेस। साउंड डिवाइसेस का मतलब दीज डिवाइसेस क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट इन पोएट्री। जो पोम्स होती हैं उसमें म्यूजिकल इफेक्ट डालने के लिए ये होती हैं, और ये जो डिवाइस हैं क्रिएट करी जाती हैं प्लीजेंट टू हियर। जब ये डिवाइसेस यूज होती हैं पोम में, तो पोम हमें थोड़ी सी अच्छी लगती है और पोम में थोड़ा सा रिदम बन जाता है। समझ आई? तो अब जो साउंड डिवाइसेस हैं उनके क्या क्या टाइप्स हैं वो देखो। एक तो होता है राइम, फिर रिदम, देन ऑलिट्रेशन एंड एनोमोटोपिया। ठीक है, तो राइम, रिदम, ऑलिट्रेशन एंड एनोमेटोपिया, ये सारे हमारे साउंड डिवाइसेस के टाइप्स हैं। देखो, डिवाइसेस का मतलब आप समझ रहे हो ना, जो हमारे सेंटेंसेस ऑफ वर्ड्स ऑफ फ्रेज जो हम पोम में यूज कर रहे हैं वो। तो ये चारों हमारे साउंड डिवाइसेस के वो है कैटेगरीज। ठीक है, अब इनको हम आगे पढ़ेंगे। और साउंड डिवाइसेस से क्या होता है, देखो आपको सुन के ही पता चल रहा होगा, साउंड डिवाइसेस यानी कि हमें सुनने में अच्छा लग रहा है, प्लीजेंट टू हियर है और एक फ्लो बन रहा है। ठीक है, जैसे कि हम वो पोम तो सब लोग जानते होंगे, जॉनी जॉनी यस पापा, उसमें भी साउंड डिवाइसेस में राइम बनती है, रिदम भी लगती है उसमें। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे राइम, रिदम, ऑलिट्रेशन और ये सब होता क्या है। अच्छा, सेकंड है फिगर ऑफ स्पीच डिवाइसेस। इसका मतलब क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच डिवाइसेस अगर कहीं भी लग रही हैं तो वो पोम को मोर और ज्यादा इमेजिनेटिव और एक्सप्रेसिव बनाती है। यानी कि हमारी जो इमेजिनेशन पावर है वो जब हम पोम पढ़ रहे होंगे तो वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली हम ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे और बहुत ज्यादा पोम को एक्सप्रेसिव बनाती है। ठीक है, मतलब बहुत ही छोटे शब्दों में पोएम में बहुत ज्यादा ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो बहुत कुछ कह जाते हैं ना, वही होता है एक्सप्रेसिव बनाना। तो इसके देखो क्या क्या टाइप्स है। एक तो है सिमिली, फिर है मेटाफर, ये स्माइली नहीं है, सिमिली है। ठीक है, फिर है पर्सोनिफिकेशन और फिर है हाइपरबोल। ठीक है, ये चारों हैं। अभी आप चिंता मत करिए, ये सब होते क्या हैं ये हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हैवी नाम नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे क्या है। और अब इनका काम क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच का, अब ये ब्यूटी ऐड करते हैं, क्रिएटिविटी ऐड करते हैं, और जो रीडर होता है उसकी इमेजिनेशन को बेटर करते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज मीनिंग एंड एक्सप्रेशन डिवाइसेस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी पोम, कोई भी फ्रेज का पोम में मीनिंग या एक्सप्रेशन को एनहेंस करना। ठीक है, ताकि हम इमोशन से पोम को रिलेट कर पाए, ताकि हमारी जो पोम है वो लंबे समय तक हमें याद रहे। ठीक है, तो इसमें भी 4 टाइप्स हैं। देखो, इमेजरी, सिंबॉलिज्म, रिपीटिशन एंड आयरनी। इनके सबके अलावा भी और भी बहुत है, पर जो आपको मेजर, जो सबसे जरूरी है बेसिकली, वो 11-12 तक लेवल का जो भी है वो है मेन। एक्सप्रेस इमोशन स्ट्रांगली। ठीक है, तो इस मीनिंग एंड एक्सप्रेशन डिवाइसेस से क्या होता है, ये अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करती हैं, अगर पोम में हो तो डीपर अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब हम फटाफट से कुछ जो है हमारे जो पोएटिक डिवाइसेस है वो पढ़ लेते हैं। जैसे सिमिली हमने देखा था, तो सिमिली किसका एग्जाम्पल है, फिगर ऑफ स्पीच डिवाइसेस का। अब हम फटाफट से ध्यान से एक बार पढ़ते हैं। अभी तो हम बेसिक्स पढ़ रहे थे जो कि कहीं पे भी एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, ये सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, ये सब होते क्या हैं। तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि आपको दे दी जाएगी पोम, और फिर बोला जाएगा इसमें सिमिली जहां जहां लग रहा है वो बताइए, या फिर कोई भी ऐसी लाइन बताइए जहां पे सिमिली यूज हो रहा है, ऐसा। तो बी केयरफुल। ओके, नाउ a simile is a poetic device in which 2 different things are compared using like or as। ठीक है, सिमिली क्या बोला है यहाँ पे, सिमिली एक पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, जिसमें 2 चीजों को कंपेयर करा जाता है, 2 चीजों को यहाँ पे कंपेयर करा जाता है, उसे हम बोलते हैं सिमिली। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो 2 चीजें हमेशा कंपेयर होंगी, या तो हम यूज करेंगे लाइक या फिर हम यूज करेंगे एज। ठीक है, जैसे कि अभी हम एग्जांपल देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया। सिमिली होता क्या है, 2 चीजों का कंपैरिजन जहां पे हो रहा होगा, जिस लाइन में, उस लाइन में सिमिली अप्लाई होगा, पर इसके साथ ही लाइक और एज जरूर वहां पे होना चाहिए। तो एक आपको देखो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टिप है कि अगर आपको कोई भी पूछे इस लाइन में सिमिली लग रहा है या नहीं, तो आप हमेशा ये देखिए, अगर वहां पे लाइक और एज वर्ड्स यूज हो रहे हैं, कंपैरिजन के लिए लाइक और एज वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो आपको वहां पे बोल देना है कि हाँ यहाँ पे सिमिली लग रहा होगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना।
अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल्स देखो। शी इज एज ब्रेव एज अ लायन। ठीक है, यहाँ पे देखो कंपेयर कर रहे हैं उस लड़की का, यानी कि शी जो भी कोई लड़की होगी उसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, लायन के साथ हो रहा है, कि वो इतनी ब्रेव है जैसे कि वो जैसे कोई लायन होता है। तो कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों में। अब कंपैरिजन किस किस बेसिस पे हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, एज की हेल्प से हो रहा है। यहाँ पे भी एज लग रहा है और यहाँ पे भी एज लग रहा है। तो इसका मतलब है इस लाइन में क्या अप्लाई हो रही है, सिमिली अप्लाई हो रहा है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखो। हर स्माइल वॉज लाइक सनशाइन। ठीक है, हर स्माइल वॉज लाइक सनशाइन। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन हो रहा है उसकी स्माइल का किसके साथ, सनशाइन के साथ। और किसका यूज, किसकी हेल्प से, लाइक की हेल्प से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, सिमिली अप्लाई हो रहा है। अब आपका ये काम है कि आपको एक और एग्जाम्पल कमेंट में बताना है, एक और एग्जाम्पल जहां पे सिमिली लग रहा हो वो कमेंट में। पर आप प्लीज गूगल या कुछ भी और एआई टूल्स यूज मत कीजिएगा, पर आपको खुद से बताना है कि जहां पे कंपैरिजन हो रहा हो पर वहां पे क्या होना चाहिए, लाइक और एज की हेल्प से कंपैरिजन होना चाहिए। आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम आगे पढ़ते हैं। सेकेंड हमारा पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड। सेम यहाँ पे भी दो चीजों का कंपैरिजन होगा जो सिमिली में होता था, पर यहाँ पे हम लाइक और एज को यूज नहीं करेंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसलिए हमने सिमिली के जस्ट बाद मेटाफर रखा है ताकि आपको बिल्कुल भी दोनों को समझने में दिक्कत ना हो। सिमिली और मेटाफर हम दोनों में ही दो चीजों को कंपेयर करते हैं, पर सिमिली में हम यूज करते हैं लाइक और एज का, और मेटाफर में हम यूज नहीं करते लाइक और एज का। समझ आ गया? तो आपको पता चल जाएगा। कोई भी आपको मान लो सेंटेंस दे दिया, अब उसमें बोला है कि देखो बता करो कि सिमिली लग रहा है मेटाफर। तो अगर सिमिली लग रहा होगा तो आपको तो बस किस पे ध्यान देना, लाइक और एज पे। और मेटाफर लग रहा होगा तो आपको बस ये देखना कंपैरिजन हो रहा है, हाँ हो रहा है, लाइक और एज लग रहा है, नहीं लग रहा तो मतलब ये मेटाफर है। समझ आया? ये इस मेटाफर से क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन और स्ट्रॉन्गर करता है। देखो डिस्क्रिप्शन और स्ट्रॉन्गर करने का मतलब क्या है, जब भी हम किसी भी चीज में जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं ना, तो उसका हम डिस्क्रिप्शन और अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग और डीपर कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहें यह एक इंसान है, ये एक इंसान है, पर अगर हम उसे कह दें कि वो इंसान जिराफ जितना लंबा है, तो हमने उसे कंपेयर करा है, तो आपको अब और याद रहेगा कि अच्छा ये वही इंसान है जो जिराफ जितना लंबा था। और अगर हम नॉर्मली सिर्फ इतना कहते हैं कि वो एक इंसान है, तो आपको इतना याद नहीं रहता। तो इसलिए मेटाफर हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखो टाइम इज अ थीफ। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है टाइम का थीफ के साथ, पर यहाँ पे लाइक और एज नहीं लग रहा, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, मेटाफर लग रहा है। अच्छा, द क्लासरूम वॉज अ जू। क्लासरूम कैसा है, क्लासरूम का कंपैरिजन किससे हो रहा है, जू से हो रहा है, और यहाँ पे मेटाफर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइक और एज का यूज नहीं हो रहा। समझ आई बात? अगर कोई भी आपको इन दोनों में और कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी हम अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमारा पोएटिक डिवाइसेस है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन इज वन ऑफ द पोएटिक डिवाइस। इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, इन विच ह्यूमन क्वालिटीज और एक्शन आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स। देखो एनिमल्स और आइडियाज। देखो पर्सोनिफिकेशन को अगर हम ब्रेक करें तो इसमें क्या आ रहा है, पर्सन, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जितनी भी पर्सन की क्वालिटीज होती हैं, यानी कि ह्यूमन की क्वालिटीज होती हैं और एक्शंस होते हैं, उनको हम किसको इंप्लाई कर देते हैं, उनको किस पे इंप्लाई कर देते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स पे, एनिमल्स पे, या कोई भी आइडिया पर। समझ आया? अभी नहीं आएगा, एग्जाम्पल से आएगा, पर आप इतना समझो कि पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जितनी भी ह्यूमन क्वालिटीज और ह्यूमन एक्शंस होते हैं उनको हम इंप्लाई करते हैं कोई भी नॉन लिविंग थिंग पे, एनिमल पे, या कोई भी आइडिया पे। इससे भी डिस्क्रिप्शन और लाइवली बनता है। मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग पे अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज और एक्शन लगा देते हैं तो उससे थोड़ा डिस्क्रिप्शन लाइवली और इमेजिनेटिव बनता है। अच्छा, एग्जाम्पल देखो इसके। द फ्लावर डांस्ड इन द ब्रीज। फ्लावर्स जो है वो कैसे डांस कर रहे हैं,
मतलब डांस कर रहे हैं ब्रीज में। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे फ्लावर्स आर नॉन लिविंग थिंग। अब आप बोलेंगे कि नहीं, प्लांट्स तो लिविंग थिंग्स होते हैं, पर वो डांस थोड़ी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं उसको बताया कि फ्लावर्स डांस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने फ्लावर्स को पर्सोनिफाइड किया है विद द हेल्प ऑफ पर्सोनिफिकेशन। समझ आया? अब देखो, द सन स्माइल्ड एट अस। अब सन कोई हंसता थोड़ी है, पर हमने उसे बोला, मतलब स्माइल्ड एट अस का मतलब हो जाएगा कि वो बहुत शार्प और बहुत, मतलब सनशाइन है वो बहुत ज्यादा स्मूदिंग लग रही थी, बहुत ज्यादा हीलिंग लग रही थी, इसलिए हमने बोल दिया कि सन हमें देख के हंस रहा होगा, तभी तो एकदम सनलाइट बहुत अच्छी आ रही है। इसलिए हमने जो सन है उसे भी पर्सोनिफाई करा है, किसकी हेल्प से? पर्सोनिफिकेशन की हेल्प से। ऐसे ही हम बोलते हैं कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स को या आइडिया कोई भी हो, उसको हम पर्सोनिफाई करते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं पर्सोनिफिकेशन। समझ आया? इसके भी आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है ऑलिट्रेशन या अलिट्रेशन, कुछ भी बोल लो। तो अलिट्रेशन इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच द सेम बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड इन नियर बाय वर्ड्स। ध्यान से सुनना, अलिट्रेशन में क्या होता है, इसमें जैसे एक फ्रेज है, अब यहाँ पे एक वर्ड जो आया, कोई भी कॉन्सोनेंट आएगा, सॉरी वर्ड नहीं, लेटर की बात कर रहे हैं, कोई भी एक लेटर आया, वो फिर दूसरे वर्ड में भी शुरू हो गया, फिर तीसरे वर्ड में भी शुरू हो गया, चौथे वर्ड में भी शुरू हो गया, पांचवें में भी शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऑलिट्रेशन लग रहा है। जितने भी, तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, जितने भी आपके टंग ट्विस्टर होते हैं, जैसे कि चंदू की चाचा ने चंदू की, जो भी है, ठीक है, उसके बाद खड़क सिंह के खड़कने से, जितने भी आपके वो होते हैं टंग ट्विस्टर होते हैं, उन सब में अलिट्रेशन लगता है। कैसे? देखो, चंदू के चाचा, तो सी, हर वर्ड में, हर वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस लगता है? ऑलिट्रेशन, ठीक है। ये क्या करता है कि ये लाइंस को कैची बना देता है। तो देखो, आपको टंग ट्विस्टर हमेशा याद रह जाता है, चाहे आप बोल ना पाए पर वो याद रह जाता है। तो कैची यानी कि एकदम से याद रहने वाले, मेमोरेबल हो जाते हैं वो, और थोड़ा सा म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे, देखो क्या है, ये भी एक टंग ट्विस्टर है, आपने सुना होगा, शी सेल्स बाय द सी शोर। तो यहाँ पे देखो एस देन एस, तो यहाँ पे कितना रिपीटिशन है किसका? एक कॉन्सोनेंट का, और वो कॉन्सोनेंट क्या है? एस है। देखो, हमेशा ऐसे मत सोचना कि हर वर्ड में ही, देखो बाय द नहीं आया, बाय और द में तो एस नहीं आया, तो हर वर्ड में नहीं होगा, पर ज्यादातर वर्ड्स उससे ही स्टार्ट होंगे। समझ आ रहा है आपको? अलिट्रेशन ये होता है कि कोई भी कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है हर वर्ड के बिगिनिंग में। अब वो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड नहीं हो सकता, यानी कि लगातार वर्ड नहीं होंगे, बीच में देखो ये रह गया। दूसरा एग्जांपल है बिजी बीज बर्स्ट ब्राइटली, ठीक है, बी, तो यहाँ पे भी ऑलिट्रेशन अप्लाई हो रहा है। जितने भी आपके टंग ट्विस्टर होते हैं, याद रखना, उसमें हमेशा ऑलिट्रेशन लगता है, मतलब मोस्टली। अब जैसे कोई भी मतलब वो होता है टंग ट्विस्टर, तो उसमें ऑलिट्रेशन लगता है, ये ध्यान रखना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अब आता है एनाफोरा। एनाफोरा का होता है, एनाफोरा भी एक पोएटिक डिवाइस है। इसका मतलब क्या होता है? सेम वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स और सेंटेंसेस। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक लाइन है, फिर दूसरी लाइन है, फिर तीसरी लाइन है। अब एनाफोरा जब भी अप्लाई होगा, तो यहाँ का जो फर्स्ट वर्ड है, यहाँ पे जो सेकंड वर्ड है, यहाँ पे जो थर्ड वर्ड है, इसमें जो फर्स्ट लेटर कोई भी वर्ड होगा वो सेम होगा, मतलब रिपीट कर रहा होगा कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में। कॉन्जिक्यूटिव नहीं है एक के बाद एक, और ऐसा नहीं है कि हर लाइन में भी, अगर यहाँ पे मान लो ये वर्ड फर्स्ट है, अब ये फर्स्ट का सेकंड वर्ड यहाँ पे है और थर्ड वर्ड यहाँ पे है, तो ये तीनों भी सेम वर्ड हो सकते हैं, तब भी एनाफोरा अप्लाई होगा। और अगर इन तीन लाइन में भी सेम वर्ड हो, तब भी एनाफोरा अप्लाई होगा। समझ में आया? नहीं आया तो देखो एग्जाम्पल, वी विल स्टडी, ये एक फ्रेज है, फिर वी विल वर्क, वी विल सक्सीड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक सेंटेंस में 3 फ्रेजेस थे, अब वो 3 फ्रेजेस एक वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो, अभी वी ले लो या विल ले लो या दोनों ले लो, वी विल यहाँ पे भी है, वी विल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। एंड अब हम आगे अगर लिख दे वी विल कॉन्कर, तो वो भी क्या हो जाएगा? एनाफोरा हो जाएगा। तो मतलब सेम वर्ड होने चाहिए। ऑलिट्रेशन और एनाफोरा में प्लीज कंफ्यूज मत होना। ऑलिट्रेशन में हम सिर्फ कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं, यानी कि सिर्फ लेटर, और एनाफोरा में हम किसकी बात करते हैं? वर्ड्स की।
हमेशा याद रखना, देखो वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो पूरा का पूरा फ्रेज भी हो सकता है एक। समझ आई? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मोमेंट आई थिंक ऑफ यू। ठीक है, तो देखो हर फ्रेज में क्या क्या आ रहा है, एवरी 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 एवरी। ठीक है, तो 3 से ज्यादा भी बार रिपीटिशन हो जाता है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि एनफ और अप्लाई हो रहा है। समझ आया? ओके, आगे देखो, अब आता है रिपीटिशन। ये भी एक टाइप का, यहाँ पे ई और आएगा रिपीटिशन में, ये भी एक टाइप का पोएटिक डिवाइस है। इसमें क्या होता है, कोई भी वर्ड, फ्रेज और लाइन रिपीटेड होती है। नाम से ही आपको पता चल रहा है। यहाँ पे देखो, कोई भी वर्ड, फ्रेज और लाइन अगर रिपीट हो रही है तो वहां पे हम रिपीटिशन बोलते हैं कि वहां पे रिपीटिशन लग रहा है। ये क्यों होता है? ताकि हम पोम की जो है रिदम बना सके। ठीक है, सॉरी। इट मेक्स इंपॉर्टेंट आइडियाज स्ट्रॉन्गर एंड हेल्प रीडर्स रिमेंबर दैम। ठीक है, क्योंकि कोई चीज रिपीट होती रहती है तो हमें थोड़ा सा दिमाग में क्लिक कर जाती है और थोड़े टाइम के लिए वो स्टोर हो जाती है, तो मेमोरेबल बन जाती है वो, इसलिए रिपीटिशन हम कहते हैं वहां लग रहा है। रन 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 एज फास्ट एज यू कैन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, रन रन रन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वर्ड रिपीट हो रहा है, सेकंड वर्ड रिपीट हो रहा है, थर्ड वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, रिपीटिशन अप्लाई हो रहा है। नेवर गिव अप, नेवर लूज होप। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी नेवर अप्लाई हुआ और यहाँ पे भी नेवर अप्लाई हुआ, तो इसका भी रिपीटिशन हो रहा है। कोई भी, यहाँ पे क्या बोला है ये याद मत रखना, कोई सिर्फ वर्ड, यहाँ पे वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, इवन लाइन भी हो सकती है। यहाँ पे कोई लाइन आई और यहाँ पे सेम लाइन आई तो वहां पे भी रिपीटिशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो वर्ड रिपीट हुआ और यहाँ पे भी वर्ड रिपीट हो गया। समझ आया? तो ये होता है रिपीटिशन। अच्छा, अब एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखो हमने सिमिली पढ़ा, सिमिली से याद रखना हमेशा कंपैरिजन लाइक और एज के साथ। फिर हमने मेटाफर पढ़ा, हमेशा कंपैरिजन लाइक और एज के बिना। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग को हम जब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, पर्सोनिफाई कर देते हैं उसे, तो उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ऑलिट्रेशन, देखो डबल एल आ रहा है ना, या तो इससे समझ जाओ लेटर 2 बार आएंगे, सॉरी लेटर का रिपीटिशन होगा, चाहे वो हर लाइन में हो सकता है, हर सेंटेंस में हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कॉन्जिक्यूटिवली हो। उसके बाद होता है एनाफोरा कि कोई भी फ्रेज या वर्ड का रिपीटिशन लाइन में भी हो सकता है कॉन्जिक्यूटिव, और सेम लाइन में भी हो सकता है। देन रिपीटिशन सॉरी, रिपीटिशन में वर्ड, फ्रेज और लाइन तीनों चीज ही रिपीट हो सकती हैं ताकि रिदम क्रिएट हो सके। ठीक है, तो ये था हमारे जो भी मेजर जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो थे। ठीक है, अभी भी आपके बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस बचे हुए, जैसे कि हाइपरबोल और उसके बाद सिंबॉलिज्म, आयरनी, इमेजरी, राइम, रिदम, तो हम वो भी वीडियोस अब उसका ना जो मेजर थे जो अभी आपके टेक्स्ट बुक में आ रहे हैं, बाकी जब आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो आगे और आएंगे, तो उसके लिए हम आपके लिए एक पार्ट 2 बनाएंगे इसका, जिसमें हम जो इसके अलावा जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उन्हें कंपेयर कर लेंगे, यानी कि उन्हें कवर कर लेंगे, कुछ भी रहेगा नहीं पोएटिक डिवाइसेस में। और वो वीडियो हम जल्दी ला देंगे, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम बाद लाएंगे, ताकि आपका ये भी कवर हो जाएंगे पोएटिक डिवाइसेस और वो भी कवर हो जाएंगे। तो ये तो रहा पार्ट 2 की बात। नाउ सेकेंड थिंग इज, ये जो अभी हमने पोएटिक डिवाइसेस पढ़े हैं, सबसे पहला टास्क तो ये है कि आपको जो एनसीईआरटी में अभी तक आपको पोएटिक डिवाइसेस नहीं आते थे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो भी आप स्किप करते जाते थे वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एंड सेकेंडली हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम पोएटिक डिवाइसेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे, ताकि हम सब साथ में लगाएंगे ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, और उससे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन से। वो ऑब्वियसली कुछ तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे और कुछ 9th क्लास के जो प्रीवियस चैप्टर्स होते हैं या प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, यानी कि सब मिक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंडली तो आपको अभी क्या करना है, जो भी हमने पोएटिक डिवाइसेस पढ़े एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे दोबारा से सारे, और जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद आपने जो भी पढ़े हैं पोएटिक डिवाइसेस उनको रिवाइज कर लेंगे। तब तक हम वो जो नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे वीडियो बना देंगे, उसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो तो जल्दी बनाएंगे। ठीक है,
आपको इतनी बात समझ में आ गई हमारी कि आपको, अगर आपने अभी अभी रिवीजन नहीं करा ना एक भी बार, तो आप फटाफट सब भूल जाएंगे जो भी आपने पढ़ा है। तो आप प्लीज प्लीज रिवीजन कर लीजिएगा, और हम पार्ट 2 जरूर से ले आएंगे, पर जो मेजर आपके पोएटिक डिवाइसेस है ना वो यही है, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज गाइज, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो यार, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, ताकि हम ऐसे ही, हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए कंटेंट बनाने का, और हम क्लास 8th 9th 10th और सबके भी कंटेंट लाएंगे। प्लस ये जो कंटेंट है ये स्पेसिफिकली, मतलब कोई भी क्लास ओरिएंटेड या क्लास स्पेसिफिक कंटेंट नहीं था। इसको 8th क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है, 9th का भी, एंड इवन 10th का भी। थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, दैट इज इट। ओके, so this is it from my side. I hope you like the video. Please like, share and subscribe the channel. Till then, take care and bye bye.